सो हम लोग ने पार्किंसनियन गेट तक पढ़ लिया था और गेट के बारे में समझ लिया था। अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्किंसन का ही स्टार्ट करेंगे और ये कंपाइल्ड वीडियो रहेगी पार्किंसन की पूरी। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें कि नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा तो क्लिनिकल फीचर्स में हमने मेनली मोटर मोटर ही कवर किया था। तो अब हम पार्किंसोनियन गेट में कुछ ऐसे क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे जो कि नॉन मोटर होंगे। क्या होंगे? नॉन मोटर फीचर्स। ये नॉन मोटर फीचर्स होते क्या हैं, तो इसको समझेंगे हम। ये कुछ फीचर्स होंगे जिसमें पेशेंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज जो देखने को मिलेगी वो है एनोस्मिया। एनोस्मिया इज द लॉस ऑफ स्मेल। ओके, anosmia is the loss of smell that is seen in patient. The other thing is constipation. REM cycle disturbance. REM cycle क्या होता है? आपका स्लीपिंग बिहेवियर या स्लीपिंग साइकिल को हम क्या कहते हैं? REM cycle disturbance। ठीक है, और ये तीनों फैक्टर्स ओवर द टाइम धीरे धीरे करके बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ पेशेंट में स्वेटिंग, और बाल एंड ब्लैडर का यूरिनरी डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आई। सो स्लीप स्वेटिंग एबनॉर्मेलिटीज या एनोस्मिया की बात करें जिसमें लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, तो ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स में देखा जाता है। ठीक है, और ये 3 से 4 साल के पीरियड में बढ़ना शुरू हो जाता है जब पार्किंसन डायग्नोस होता है, और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगा। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड फील करेगा। क्यों? क्योंकि जो वेगल डॉर्सल मोटर न्यूक्लियाई होता है वो अपनी ब्रैक की पहली स्टेजिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, कौन सा होता है? वेगल मोटर न्यूक्लियस जो होता है, वेगल मोटर न्यूक्लियस जो होता है, वेगल मोटर न्यूक्लियस जो है वे वेगल डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वेगल डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है। ये अपने ब्रैक की पहली स्टेजिंग पहुंच जाएगा, इसलिए पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड फील करेगा। रेम साइकिल में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? पेशेंट में आपको इंसोम्निया देखने को मिलेगा, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट डे टाइम स्लीप ज्यादा करेगा। ठीक है, स्वेटिंग एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी पेशेंट में, अलॉन्ग विद द यूरिनरी डिसफंक्शन। इतनी सी बात समझ में आ गई। कुछ और फीचर्स जो हम वाइट बोर्ड नहीं आता है, अब आ रहा है। हाँ, जो हम अपने
राइट साइड पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें जैसे कि पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। हर पेशेंट में नहीं देखने को मिलता, जो ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं उनमें मेजॉरिटी में देखा गया है, बट देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेशेंट में धीरे धीरे डिमेंशिया होने लगेगा, along with central radicular और द मस्कुलोस्केलेटल पेन। ठीक है, सेंट्रल रेडिकुलर और मस्कुलोस्केलेटल पेन भी दिखेगा। स्पीच में आपको फेस्टिनेटिंग स्पीच देखने को मिलेगी, फेस्टिनेटिंग स्पीच मतलब रैपिडली बोलना, और मोनोटोन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मोनोटोन। मोनोटोन मतलब आपकी जो टोन की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब प्रोसिडी जो होती है, हमने अभी पहले डिस्कस किया है पूरा सब कुछ, मोनोटोन में डिस्कस्ड है, तो प्रोसिडी जो है आपकी रिड्यूस हो जाएगी। लेटर स्टेज में पेशेंट में डिस्फेजिया along with एस्पिरेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे। डिस्फेजिया होने की सबसे बड़ी वजह जो है ये डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। ठीक है, तो इसी की वजह से एस्पिरेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये हमारे कुछ नॉन मोटर फीचर्स थे ऑफ द पार्किंसन डिजीज। ठीक, अब तो इतनी सी बात समझ में आ गई पार्किंसंस में। कुछ चीजें और समझेंगे हम कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता कैसे, और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे फिर मूव ऑन करेंगे। मेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा पेशेंट में ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास लेवोडोपा है। लेवोडोपा के ऊपर मेरे ख्याल से शायद एक मूवी बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, पुराने टाइम की मूवी है। तो वो बताते हैं कि लेवोडोपा का इन्वेंशन हुआ कैसे। तो एक साइंटिस्ट रहता है, उसके पास बहुत ढेर सारे पार्किंसन के पेशेंट आते हैं, मतलब पार्किंसन के पेशेंट के ही मतलब एक तरह का वो रहता है, क्या कह सकते हैं उसको, जिसे वृद्ध आश्रम कहते हैं। ठीक है, वृद्ध आश्रम तो होता है आश्रम टाइप, मतलब सिंगल टाइप ऑफ पेशेंट जो है वहाँ प्रेजेंट रहते हैं दैट आर हैविंग पार्किंसन। तो वहां से जब लीवोडोपा उनको दिया जाता है, तो उसके बाद पेशेंट में देखा गया है कि लीवोडोपा की जब वो लोग डोसिंग बढ़ाते थे तो पेशेंट में बहुत सही से चीजें हो जाती हैं ड्यू टू द इंक्रीज डोपामीन लेवल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत द मोस्ट गिवन ड्रग है लिवोडोपा। अदर ड्रग की बात करें तो हमारी एमांटाडाइन एंड द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक क्यों देते हैं? अगर आपने पूरा पूरा वीडियो देखा है तो आप समझ जाओगे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्यों दिया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई।
तो these are the some classifications of drugs that are given to a patient with Parkinson disease. सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एक ट्रीटमेंट होता है जिसे कहते हैं DBS, दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ओके, इसमें थ्रू सर्जरी आपका STN और GPI, दैट इज ग्लोबस पैलिडस इंटरना, और हमारा वेंट्रल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस जो कि थैलेमस में होता है, जिसे हम विम कहते हैं, विम ऑफ थैलेमस कह सकते हैं, वेंट्रल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। इनकी सर्जरी होती है और इसमें सर्जरी में पेशेंट मोस्टली जागा रहता है, और जब इलेक्ट्रोड इम्प्लांट होता है तो इसी इम्प्लांट के बाद इन तीनों जगहों पे एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करता है ताकि इनको स्टिमुलेट करके एक हाई फ्रीक्वेंसी दे सके और इनहिबिट कर सकें आपके STN और GPI के आउटपुट, STN और GPI के आउटपुट को स्टिमुलेट कर सके। तो जो इलेक्ट्रोड प्लेस होंगे वो STN, GPI और वेंट्रल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी 130 हर्ट्ज तक होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इस सर्जरी से बहुत फायदा देखने को मिला है, अबाउट 50 to 60% फायदा देखने को मिला है। और इन पेशेंट में जो सर्जरी हो जाती है, जिनको 50-60% आराम मिल जाता है DBS के बाद, इन पेशेंट में आप फिजियोथेरेपी में कुछ चीजें अवॉइड कराएंगे, जैसे कि एनी टाइप ऑफ शॉर्ट वेव, एंड माइक्रोवेव डायथर्मी, along with TENS US. The TENS and US are contraindicated only in the area where the electrode lead, external lead is placed. So the TENS and US are contraindicated in that area only. But I don't understand why you need to give him TENS or US if he have Parkinson disease. So that's a not correlation. But if he is having some other condition with Parkinson, such as pain from some traumatic injury or other type of injury, so if it's not in the IG zone or the electrode place zone, then the TENS and US will be fine. But the SWT and MWT are contraindicated in any part of body. Got it? इतनी सी बात समझ में आ गई। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इसके बाद कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। अब वही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात हम करेंगे। फिजियोथेरेपी इसके बाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू रिटेन दोज इफेक्ट और टू इंक्रीज द इफेक्टिविटी ऑफ ए सर्जरी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा थोड़ा सा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब कभी कभी पेशेंट में पार्किंसन के साथ के सिंड्रोम के पेशेंट भी आते हैं।
या मैनेजमेंट हम चलिए खत्म ही कर देते हैं, वंस एंड फॉर ऑल खत्म ही कर देते हैं, फिर हम थोड़े से सिंड्रोम पढ़ेंगे जो पार्किंसन की डिजीज के साथ होंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आप एज अ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि पेशेंट में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज क्या है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से आपकी तीन चीजें ठीक होंगी, पहला मोटर, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा न्यूरोप्लास्टिसिटी। इतनी सी बात समझ में आ गई। सेकंड हम जो है पेशेंट को क्या करा सकते हैं, ये एक जनरलाइज बता रहे हैं अभी। जब तक हम पेशेंट देखिए, असेसमेंट के ऊपर ही ट्रीटमेंट हमेशा होगा, ये बात थोड़ा सा दिमाग में डालिएगा। पेशेंट का असेसमेंट के ऊपर ही ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको पीआईवीडी है और एक 50 ईयर ओल्ड लेडी को पीआईवीडी है, तो दोनों का असेसमेंट लिए बिना आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपके पास जब तक असेसमेंट नहीं है, वरना आप पढ़े लिखे जाहिल हो। अगर पीआईवीडी के लिए स्टिल आप एसडब्ल्यूडी उठा के लगा दे रहे हो, पहली बात तो एसडब्ल्यूडी इज द वर्स्ट मशीन दैट यू कैन प्लेस इन अ पेशेंट, एंड मैं खुद नहीं लगाता हूँ, अपने ऊपर पेशेंट पे लगाना जरूरी नहीं है, बट एसडब्ल्यूडी इज द वर्स्ट ग्रेडेड मशीन that ever existed in physiotherapy. It is given in only chronic pain. If the patient have very chronic pain or very chronic condition, then it is given. Else, everywhere in the textbook it is contraindicated not to use the SWD. Better is MWD. Okay, much better than SWD, but SWD is mostly contraindicated in all of the textbook, and not a single book suggests SWD as its primary way of treatment. Maybe it will be secondary or tertiary or the fourth one and the fifth one and the sixth one, and that चलो ठीक है SWD लगा देते ठीक, but SWD is the worst machine of all. After that, if I feel any kind of worst machine that a single mistake can lead to calcification, not calcification but cavitation, is the ultrasound. Okay, so the cavitation occurs in ultrasound when you left the probe for a longer time, or remove the, you are placing like this, like this, like this in circular motion, you put up, you put down, you put up, you put up, so the risk of cavitation is increased. So this is the thing that I hate about physiotherapy. That's why I choose this one. Okay, तो इतनी सी बात ये है कि पेशेंट के असेसमेंट के ऊपर आप कुछ चीजें देखेंगे। आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, गेट ट्रेनिंग करा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ फिर भी एक जनरलाइज लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, वरना भाग जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज, गेट, बैलेंस, पोस्चर, रिजिडिटी कम करना, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको रेस्पिरेटरी फंक्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट अक्सर, बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे जो एस्पिरेशन हो जाता है और बहुत आईसीयू तक भी चले जाते हैं, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन भी आपको उनका देखना पड़ेगा अलॉन्ग विद इट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो एक मोटा मोटा सा मैंने टर्मिनोलॉजी समझ जा दी है कि क्या क्या चीजें कैसे देखी जाएगी, गेट कैसे इंप्रूव होगा, बैलेंस, पॉस्चर, ये सब आगे हम बात करेंगे। बट पहले हम लाइन बाय लाइन चलते हैं और ये समझना जरूरी रखते हैं कि भैया पेशेंट को अगर मैनेज करना है
तो असेसमेंट आप पेशेंट का कैसे लेंगे? दिस इज द असेसमेंट वन, ठीक है। असेसमेंट हमेशा डिजीज की स्टेजिंग पे लिया जाएगा। स्टेजिंग जो है वो यार स्केल और होवेन स्केल से होती है। कौन सी स्केल? होवेन एंड यार स्केल, या यार स्केल, कुछ भी कह सकते हो, से आपकी स्टेजिंग होगी कि डिजीज किस लेवल तक पहुंच चुका है। बेसिकली इसमें जो होता है 5 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज की अगर हम बात करें तो पहले स्टेज में पेशेंट में यूनिलेटरल सिम्टम्स देखे जाते हैं, एक साइड में सिम्टम्स देखे जाते हैं। दूसरे में पेशेंट में बाइलेटरल सिम्टम देखे जाएंगे along with posture instability। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। थर्ड स्टेजिंग जो होती है उसमें पेशेंट बाइलेटरल के साथ साथ पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, और पेशेंट जो होता है, पेशेंट में पोस्चर इंस्टेबिलिटी तो रहती है, बट पोस्चर इंस्टेबिलिटी, अच्छा बाय, ठीक, हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ, ये जो है ये समझिएगा। यूनिलैटरल में यूनिलैटरल साइड किसी भी एक साइड चीजें होना शुरू हो जाएंगी। सेकंड स्टेजिंग में बाइलैटरल आएगा, बाइलैटरल में आपका बाइलैटरल में दिखेगा पर पोस्चर स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? पोस्चर स्टेबल रहेगा, ठीक है। और थर्ड स्टेजिंग में बाइलैटरल रहेगा, बाइलैटरल के साथ साथ पोस्चर अनस्टेबल हो जाएगा या इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी पोस्चर में। इतनी सी बात समझ गए? चौथे की बात अगर करें तो इसमें आपको बहुत सीवियर लेवल की डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी फ्रॉम द हैंड, बट पेशेंट कैन एबल टू वॉक, चल लेगा वो, ठीक है, वॉक कर लेगा वो। स्टेज 5 की बात करें तो पेशेंट एकदम जो है क्रॉनिक में चला जाएगा और बेड रिडन हो जाएगा, ठीक है। So these are the scales for assessment of the Parkinson disease, और हर का अपना अपना असेसमेंट और हर की अपनी अपनी चीजें और स्टेजिंग अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इतनी की बात समझ में आई? तो ये हमारी बेसिकली डिजीज की स्टेजिंग थी, जो कि हॉर्न एंड याहर स्केल से ली जाएगी। अगर हम बात करें यूपीडीआरएस की, तो यूपीडीआरएस उतनी इंपॉर्टेंट स्केल नहीं है। जैसे यूनिफाइड पार्किंसन डिजीज रेटिंग स्केल, यूपीडीआरएस, उत्तर प्रदेश डीआरएस, या डीआरएम से याद रखिए, उत्तर प्रदेश डीआरएम मतलब डीआरएस, ठीक है। तो इसमें भी आपका 4 स्टेजिंग होती है। पहला, कोई मोटर फंक्शन में दिक्कत नहीं आएगी डे टू डे लाइफ में, फिर मोटर फंक्शन में दिक्कत आने लगेगी डे टू लाइफ में, फिर मोटर एग्जामिनेशन में दिक्कत आने लगेगी, उसके बाद मोटर कॉम्प्लिकेशन होने लगेगी, ठीक है। तो ये 4 स्टेजिंग इसमें होती है, बट इसको कुछ खास ऐसा पढ़ने की हमको जरूरत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। कुछ असेसमेंट हम ऑन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी भी देखेंगे। जैसे मैं इधर बता देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे गेट की अगर हम बात करें
तो गेट में हम 10 मिनट वॉक टेस्ट कराएंगे। इसमें हम स्पीड देखेंगे कि 10 मीटर में वॉकिंग स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, 10 मीटर वॉक टेस्ट, ठीक है, 10 m वॉक टेस्ट, देन इट इज 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। तो मिनट में ड्यूरेशन पता चल जाएगा, इसमें हमको मीटर पता चल जाएगा कि 10 मीटर कितनी देर में कवर कर रहे हैं। तो एक स्पीड के लिए हो गया, एक ड्यूरेशन के लिए हो गया। ठीक, सेकंड की अगर हम बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस में हमारा बर्ग बैलेंस स्केल आती है। पहली, इसमें अगर 45 से 56 तक का स्केलिंग आ रही है तो फॉल ऑफ रिस्क होता है। नेक्स्ट इज मिनी बेस्ट एस्ट बेस्ट टेस्ट। ठीक है, मिनी बेस्ट टेस्ट जो होगी ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक टूल है फॉर आइडेंटिफाइंग द बैलेंस इन अ पार्किंसन पेशेंट। स्पेसिफिकली पार्किंसन पेशेंट के लिए होगी। ये असेस करेगी आपके रिएक्टिव, सेंसरी और दूसरी डायनेमिक गेट कंपोनेंट। ठीक है, ये सब पे भी ऐसा नहीं है कि देखिए स्पेसिफिक वीडियो अगर अभी पूरा बीवीएस समझाने लगेंगे उसमें टाइम लग जाएगा, मिनी बेस्ट टेस्ट समझाने लगेंगे उसमें टाइम लग जाएगा, तो लेक्चर बहुत लंबा, बहुत खिंचता चला जाता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास फुल टेस्ट होगा और बैलेंस। फुल टेस्ट में सिंपल सा एग्जामिनर या आप जो पेशेंट को पुल करेंगे पीछे से शोल्डर पकड़ पकड़ के, और अगर पेशेंट 2 स्टेप से ज्यादा पीछे आ सकता है अपने से तो ये कह सकते हैं कि ठीक है पेशेंट, बट अगर नहीं आ पा रहा, इंस्टेबिलिटी दिख रही है, तब मसला। ठीक है, नेक्स्ट हम पोस्चर देखेंगे। मार्कर की इंक ही खत्म हो गई लग रहा है। पोस्चर देखेंगे। पोस्चर आप लैटरल व्यू से देख सकते हैं, लैटरल व्यू फोटोग्राफी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉग्निशन के लिए आप मौका कराएंगे, जो कि मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट होता है, और ये कॉग्निशन का सबसे अच्छा टेस्ट है फॉर डिमेंशिया एंड पार्किंसन। ठीक है, लास्ट फटीग के लिए आप पीएफएस कराएंगे, दैट इज पार्किंसन फटीग स्केल। और यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि पार्किंसन के पेशेंट थक जाते हैं और रिकवरी बहुत डिले हो जाती है।
आपको एक क्रिटिकल पॉइंट ये समझना पड़ेगा कि कभी भी पेशेंट का असेसमेंट जो है वो उसके ऑन पॉइंट पे नहीं। ऑन पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जब अच्छे से अच्छी मेडिकेशन दी जा रही है, मेडिकेशन यहाँ पे पीक करेगी, मेडिकेशन के इफेक्ट इससे पीक्ड नहीं दिख रहे, तो असेसमेंट आप ऑन स्टेट या ऑन पॉइंट पे लेंगे, जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, ऑन स्टेट या ऑन पॉइंट कहते हैं इसको, जब मेडिकेशन एकदम पीक पे चल रही होगी। और ऑफ में नहीं लेंगे, क्योंकि पेशेंट में ऑफ में अगर लेते हैं तो पेशेंट के फंक्शन आपको बहुत ज्यादा वर्स देखने को मिलेंगे कंपेयर टू दी ऑन ऑन पॉइंट ऑन स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए जब भी पेशेंट की मेडिकेशन चल रही है, अच्छे से मेडिकेशन ले रहा है, ट्रीटमेंट को एक आध महीना हो गया है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा ले रहा है, तभी आप पेशेंट का असेसमेंट लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस चीज पे काम करना है। क्योंकि जब पेशेंट मेडिकेशन में नहीं रहेगा तो पेशेंट की हालत वन रहेगी। ठीक, अब वन से आपको 10 लेके जाना है, आपके धागे खुल जाने हैं। ठीक, और आप जब असेसमेंट ये सब लेंगे तो आप एकदम वर्स में डालेंगे उसको, हर चीज वन 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 वन, FIM भी वन 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 वन, पूरा वन वन से भर देंगे। जब मेडिकेशन रहेगी तो कम से कम 3 4 पे तो रहेगा वो, तो आपको यहाँ 4 से मेहनत करके 10 पे ले जाने के लिए हम चीज है कि मैक्सिमम मेडिकेशन से कितना पेशेंट आ पा रहा है और आप कितना पेशेंट को पुश कर पा रहे हैं 4 के ऊपर। एक जनरल एग्जांपल है 4। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि कैसे चीजें होंगी। ठीक, तो हम असेसमेंट लेना सीख गए हैं। इसके बाद हम ये समझेंगे, ये सब स्केल्स जो हैं वो आगे चल के एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं पूरी, जिसमें सिर्फ स्केल का कंटेंट रहेगा और मैं समझा दूंगा। बाकी अगर हर वीडियो में हर चीज़ें जोड़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही, बहुत लेंदी वीडियो बन रही है, मेरा ये कहने का सही। ठीक है, तो अब आप पहुंचेंगे गेट रिहैब की तरफ। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आपने कर, असेसमेंट कर लिया है, अब आप गेट की तरफ पहुंचेंगे। तो इसमें ये समझेंगे जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको बाईपास करना पड़ेगा। आपका पार्किंसन में बेसल गैंग्लिया तो डैमेज हो चुका है और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया भी इफेक्टेड है। तो आप एक्सटर्नल की यूज करके उस बेसल गैंग्लिया के फंक्शन को बाईपास करेंगे और एक्सटर्नल पाथवे उठाएंगे, सच एज द सेरिबेलम एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिबेलम और कॉर्टेक्स का एक एक्सटर्नल पाथवे उठाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया ऑलरेडी जितने सप्लीमेंट्री मोटर एरिया थे जिनको सप्लाई करता था वो अफेक्टेड है। तो आपको एक क्यू उठाना पड़ेगा और एक्सटर्नल पाथवे की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें आपको सेरिबेलम और कॉर्टेक्स को उठाना पड़ेगा। ठीक, आप उठाएंगे कैसे? आप उठाएंगे 4 तरीकों से। सबसे पहला तरीका आपका ऑडिटरी क्यूज। ठीक है, इसमें
पेशेंट को ये देखेंगे कि पेशेंट रिदमिक चीजें कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? रिदम में चीजें कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ऑडिटरी क्यूज में आप एक बीट उठाएंगे और उस बीट पे, वो बीट ऐसी होनी चाहिए जो म्यूजिक के साथ, म्यूजिक विद स्ट्रॉन्ग बीट। ये एविडेंस वाली चीज बता रहा हूं, जो जिसके बारे में एविडेंस दिया गया है कि हाँ इससे देखा गया है फर्क, और छोटा मोटा नहीं, 1-2% का नहीं, 15% तक का फर्क देखा गया। एक म्यूजिक उठाएंगे विथ हाई बीट, हाई कह सकते हैं कि लाउड कह सकते हैं, मतलब बीट की इंटेंसिटी जो होगी वो काफी हाई, हाई तो साउंड पर स्ट्रांग होगी, ठीक है, स्ट्रांग बीट होगी म्यूजिक की। और पेशेंट से आप उसी बीट को काउंट करने के लिए कहेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक रिदमिक काउंटिंग कराएंगे उसी सेम बीट की, सिर्फ ठप ठप ठप, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो आप पेशेंट में ये देखेंगे कि जब भी ये एक्टिविटी आप कराएंगे पेशेंट को, तो पेशेंट का स्ट्राइड लेंथ और स्पीड दोनों बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे स्टेप लेता था वो स्टेप बड़े हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि एक स्ट्रॉन्ग बीट की म्यूजिक को बजा के पेशेंट से कहेंगे 1 2 1 2 काउंट करो, और फिर उसके बाद एक एक्सटर्नल बीट भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर इजी थिंग्स, ठीक है। फॉर इजी थिंग हम एक एक्सटर्नल तरीके भी यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे एक एक्सटर्नल बीट आप यूज करें, जो कि सेम आपका उस पे चले जिस पे पेशेंट का कैडेंस, क्या चल रहा है, पेशेंट का कैडेंस चल रहा है। देखिए समझिए, एक बीट आपने उठाई, उसको स्लो कर दिया, उसको सेट उस तरीके से किया कि पेशेंट का फुट रखने का, फिर दूसरा फुट रखने का, फिर दूसरा फुट रखने का बीट उठाया। दैट इज 1 1 2 1 2 1 2, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपने इसी बीट की इंटेंसिटी क्या करी, धीरे धीरे करके क्या करेंगे आप, इसी बीट की इंटेंसिटी बढ़ाने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? बढ़ाने लगेंगे। बीट की इंटेंसिटी बढ़ाने, इंटेंसिटी नहीं, सुनिए, स्पीड बढ़ाने लगेंगे। जैसे ही आप बीट की स्पीड बढ़ाएंगे तो पेशेंट में आप धीरे धीरे करके ये फर्क देखेंगे कि उसी बीट की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ स्ट्राइड लेंथ और स्पीड भी बढ़ेगी पेशेंट में। क्यों क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये एक एविडेंसली सपोर्टेड तरीका है जिसे कहते हैं मेट्रोनोम, ठीक है। क्या कहेंगे? मेट्रोनोम कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। पहले पेशेंट के लिए जो बीट बजेगी या म्यूजिक बजेगी वो पेशेंट के स्टेप के हिसाब से रहेगी, काउंटिंग के साथ 1 2 1 2 1 2 1 2, जिस हिसाब से भी पेशेंट कर पा रहा है, ठीक। उसके बाद जब धीरे से आप बीट को इंक्रीज करेंगे तो आप पेशेंट में क्या बढ़ता हुआ देखेंगे, स्ट्राइड लेंथ और स्पीड बढ़ती हुई देखेंगे।
अच्छा, जो बीट ओरिजिनली चल रही थी वो कैडेंस के हिसाब से रहेगी कि जो फुट प्लेस हो रहा है वो फुट के ही हिसाब से रहेगी कि 1 फुट कितनी देर में हो रहा है, आपको स्लो और अप डाउन करना पड़ेगा। आप इसी तरीके से इसमें 10% से 15% इफेक्टिविटी बढ़ती हुई देखेंगे। और ये एक एविडेंस्ड प्रूफ है, बट उन पेशेंट के लिए नहीं है जिनको फेस्टिनेटिंग गेट है। ठीक है, हो सकता है फेस्टिनेटिंग गेट में हेल्प कर दे, पर हेल्प फेस्टिनेटिंग गेट में नहीं करेगा तो पेशेंट और तेज तेज चलने लगे और एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, तो जो पेशेंट स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे स्मॉल स्टेप चल रहे हैं, उनकी स्ट्राइड लेंथ और स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, हम समझ गए कि गेट रिहैब में हम मेन बेसल गैंग्लिया का पाथवे नहीं उठाएंगे। ठीक है, हम दूसरे पाथवे की तरफ से जाएंगे और देखेंगे चीज़ें कैसी हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारा विजुअल क्यूइंग है। ठीक है, विजुअल क्यूइंग में क्या होगा, इसमें आपको एक विजुअल टारगेट देना पड़ेगा पेशेंट को। फ्लोर में जमीन में रख के एक विजुअल टारगेट दे दीजिए, एक छोटे 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 इंटरवल पे। ठीक है, ताकि पेशेंट इनिशिएट करे और अपनी स्ट्राइड लेंथ अपने हिसाब से सेट करे। तो कॉल आ गया था तो वो शायद कट गया हो। तो विजुअल क्यूइंग जो है, इसमें आप फ्लोर पे पेशेंट को टारगेट दे देंगे, टारगेट ऑन फ्लोर, और इसकी मदद से आप पेशेंट का स्ट्राइड लेंथ रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आप सिंपल शॉर्टेड सा यही करेंगे कि सबसे ज्यादा कॉमन गेट पार्किंसन पेशेंट में आपको फ्रीजिंग गेट देखने को मिलेगा, चलते चलते रुक गए। तो उसी को इनिशिएट कराने के लिए आप पेशेंट के लिए कोई भी टारगेट दे सकते हैं, चाहे टेप लगा के दे दें, चाहे स्ट्राइप्स दे दें। इससे होना ये चाहिए इस स्ट्राइप से कि पेशेंट की स्ट्राइड लेंथ बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? स्ट्राइड लेंथ बढ़ जाए। इतनी सी बात समझ में आई? सो तो हम स्ट्राइड लेंथ ऐसे बढ़ाएंगे किसी भी पेशेंट की विजुअल क्यूज से। सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड, अगर हम कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करें या कॉग्निशन की बात करें, तो पेशेंट को आप डुअल टास्किंग नहीं कराएंगे। क्या नहीं कराएंगे? डुअल टास्किंग नहीं करेंगे। जैसे चलते हुए प्लेट पकड़ना, ग्लास पकड़ना या कुछ चीजें पकड़ना, डुअल टास्किंग नहीं कराएंगे। दिमाग दो तरफ डेविएट नहीं कराएंगे। आप पेशेंट को ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उसका कॉग्निशन जो है वो हमेशा हील स्ट्राइक पे हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट घुटना अक्सर करके ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे और ऐसे झुक जाते हैं। ठीक है, तो हील स्ट्राइक पे हो, तो हील स्ट्राइक पे उनका कॉग्निशन बना रहे। और लार्ज एम्पलीट्यूड मूवमेंट करवाएंगे। आप अगर बैचलर्स किए हुए हैं तो आपको ये सब चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी कि लार्ज एम्पलीट्यूड मूवमेंट होते क्या है।
डुअल टास्किंग कैसे रिड्यूस कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास टैक्टाइल क्यूइंग है। टैक्टाइल क्यूज है, इसमें आप को लगातार टैप करते रहना होगा लेग पे, ठीक है, ताकि आप एक एक्सटर्नल क्यू दे सकें पेशेंट को। अगर पेशेंट आपकी बातें नहीं समझ पा रहा तो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे सकें ताकि पेशेंट आपकी बातें ना समझ पा रहा। टैक्टाइल क्यूइंग तभी मदद करेगा जब पेशेंट में ऑडिटरी एबिलिटी कम हो गई हो या कंप्रीहेंशन कम हो गया हो, ठीक है। तो आप कॉन्टिन्यूसली टैप करते रहेंगे। आप पीछे अगर खड़े हैं, पेशेंट चल रहा है आगे, तो अपने घुटने से पेशेंट के पैर को, अरे अब ये वाला पैर, अब ये वाला पैर, अब ये वाला पैर, इसे टैक्टाइल क्यूइंग कहेंगे, ठीक है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा रिसर्च्ड है वो हमारा ऑडिटरी और विजुअल है, जो कि हर पेशेंट में काम आ जाता है। बट कुछ पेशेंट में जिनमें ऑडिटरी और विजुअल डिसफंक्शन देखने को या डिटीरिएशन देखने को मिल रहा है, उसमें ये चीज काम नहीं आएगी, ठीक है। तो तब हम टैक्टाइल क्यूइंग के तरफ जाएंगे और टैक्टाइल क्यूइंग कराएंगे। इतनी सी बात आ गई समझ। इसके बाद अगर हम गेट रिहैब, ये हमारा पूरा हो गया है, हमने समझ लिया गेट रिहैब हम बेसल गैंग्लिया के थ्रू तो नहीं करा सकते, तो हम एक एक्सटर्नल पाथवे उठाएंगे जिसमें सेरिबेलम और कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट हम उठा लेंगे चुपचाप से। और इन्हीं में 5 तरीके हमने समझे अभी तक, जो कि हमारे बेसिक से तरीके थे, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे मेंटल या कॉग्निटिव हो या टैक्टाइल, ठीक है। जब भी पेशेंट गेट फ्रीज करेगा तो आप फ्रीजिंग गेट में सबसे ज़्यादा मदद विजुअल की ले सकते हैं और ऑडिटरी की ले सकते हैं, या तो आप पेशेंट से कह सकते हैं कि अपना वेट शिफ्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। पेशेंट ऐसे आके रुक गया तो पेशेंट से कहेंगे अच्छा एक पैर उठाओ, ठीक, जैसे ही वो उठाएगा तब आप बोले कि आगे बढ़ाओ तो वो आगे बढ़ा देगा। तो इससे फ्रीजिंग ऑफ द गेट आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें और क्या करा सकते हैं, तो ट्रेडमिल ट्रेनिंग भी कराएंगे हम पेशेंट को, क्योंकि 2015 की कोहेरेन रिसर्च में ये आया है कि ट्रेडमिल ट्रेनिंग आपका गेट स्पीड, बॉडी वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब मेंटेन करने में मदद करती है। और इसमें बेसिकली होगा ये कि आपका फेस्टिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा, अलॉन्ग विद जो फ्रीजिंग देखने को मिल रही है वो भी प्रिवेंट होगी, ठीक है। और जितना रेपिटेटिव मूवमेंट करेंगे उतना आपका लोकोमोटर एक तरह से रीट्रेन होता रहेगा, ठीक है। लोकोमोटर फंक्शन रीट्रेन होता रहेगा, लोकोमोटर पैटर्न जनरेशन होता रहेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंस ट्रेनिंग की, बैलेंस ट्रेनिंग में हम पहले टास्क स्पेसिफिक काम कराएंगे बाय सिट टू स्टैंड सबसे पहले, उसके बाद वेट ट्रांसफर कराएंगे और फिर उसके बाद गेट में उसका बैलेंस देखेंगे पेशेंट, ठीक है। तो जब भी आप पूरा नहीं आ रहा, एक सेकेंड, हाँ,
तो जब भी आप पेशेंट को बैलेंस की ट्रेनिंग कराएंगे तो आप पेशेंट को वेट ट्रांसफर करवाने की कोशिश करेंगे। वेट ट्रांसफर आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर की तरफ कराएंगे या तो फिर लैटरल भी करा सकते हैं। मीडियल में तो ऑलरेडी वेट होता ही है बॉडी का, तो एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे कैसे होल्ड कर पा रहा है वेट, और लैटरली। ठीक है, तो वेट ट्रांसफर सिखाएंगे। नेक्स्ट, बैलेंस के लिए हम योगा अलॉन्ग विथ टाई ची भी करा सकते हैं। ठीक है, टाई ची पे 2012 की एक रिसर्च है और बहुत स्ट्रांग एविडेंस है कि पार्किंसन के पेशेंट में टाई ची कराने के बाद बहुत हद तक पेशेंट का फॉल प्रिवेंशन हो गया है और पेशेंट अपने से बैलेंस मेंटेन करने लगा है। टाई ची एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें पेशेंट को, ये एक तरीके की, ये समझिएगा, चाइनीज प्रैक्टिस है। ठीक है, कौन सी प्रैक्टिस है? चाइनीज प्रैक्टिस है, जिसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि a patient with some kind of activity, doing some kind of activity, there are some movements that the patient can do, such as आपको थोड़ा सा हिप फ्लेक्स करके बैठना, हल्का सा बैठना पड़ेगा, पैर आगे रख के, एक नी आपकी नॉर्मल रहेगी, दूसरी स्ट्रेट रहेगी सामने की तरफ। ठीक है, तो इससे पेशेंट में आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ये, जो पेशेंट में अक्सर करके बैलेंस को बहुत हद तक सही कर देती है और फॉल प्रिवेंशन में मदद करती है। टाई ची में सबसे सिंपल एक टेक्निक जो कि 24 फॉर्म सिंप्लीफाइड है, ये सबसे ज्यादा स्टडीड टेक्निक है फॉर इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ एनी पेशेंट। इतनी सी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास LSVT, ली सिल्वरमैन वॉइस ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, ये है। इसमें पेशेंट को लिख दे रहा है, LSVT भी एक प्रैक्टिस है जिसमें पेशेंट को आप लाउड वॉइस ट्रीटमेंट देके आप ये टीच करेंगे कि कैसे लार्ज और एग्जैजरेटेड मूवमेंट करने हैं, एंड अलोंग विद दैट आप रिकैलिब्रेट करेंगे इंटरनल मूवमेंट सेंस को। इतनी सी बात समझ में आ गई? RCT में जो LSVT है आप में, इसमें बहुत से एविडेंस हैं, जैसे कि ये आपका वॉकिंग स्पीड और स्ट्राइड लेंथ इंप्रूव कर देंगे और
नाइस की गाइडलाइन के हिसाब से ये एक सजेस्टिव तरीका है फॉर इम्प्रूविंग द स्ट्राइड लेंथ। इतनी सी बात समझ में आ गई। आप ये डेली कराएंगे पेशेंट को। एलएसवीटी एक बार पूरा देख लीजिएगा, मैं इस पे कंप्लीट एक वीडियो लेकर आऊंगा। जब बैलेंस हो जाए टाई चाहिए तो इस पे कंप्लीट वीडियो अलग अलग आएगी। एक ही टॉपिक में नहीं उस चीज को कवर अप कर सकते, ठीक है। तो इसको एक बार अगर ऐसे देखना है तो ऐसे देख लियो, वरना बाद में ये कवर अप होंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद आप पेशेंट में एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं। दैट आर माइल्ड टू मॉडरेट, depending upon the age of the patient you can choose the intensity of the aerobic exercises। और एरोबिक एक्सरसाइजेस की भी बहुत से एविडेंस हैं। स्पार्क्स ट्रायल हो गया, चाहे स्वैग मेकर का ट्रायल हो गया। तो आप जब भी पेशेंट में एरोबिक एक्सरसाइज कराएंगे तो ये बताया गया है कि वाइट मैटर थोड़ा सा चेंज होता है। जो जितने चेंजेस होते हैं वाइट मैटर में आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी वाइट मैटर चेंजेस होते हैं, ये ड्यू टू द बेसल गैंग्लिया डिफॉर्मेशन ये धीरे धीरे कम के कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये कह सकते हैं प्रिवेंट्स वाइट मैटर चेंजिंग। और ये एविडेंस आपका हमारे स्वैग मेकर से आया है, ठीक है। स्वैग मेकर नाम याद कर लीजिए, इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, डी व्रेडी स्वैग मेकर है, ठीक है। तो ये एक एविडेंस बेस्ड चीज है जो प्रिवेंट करती है वाइट मैटर में चेंजेस होने। इसको आप पेशेंट को 3 से 5 दिन पर हफ्ता 3 to 5 days पर वीक करा सकते हैं, ठीक है। हार्ट रेट वही माइल्ड टू मॉडरेट का जो हार्ट रेट होता है अराउंड 40 to 60% के आसपास मेरे ख्याल से होता है, ठीक है। वो करा सकते हैं। टाइम का कोई वो नहीं ना लिमिटेशन, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, मैक्सिमम 60 मिनट तक करा सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट कितनी जल्दी फटीग पहुंच रहा है, ठीक है। अगर पेशेंट में हम हिट कराते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कराते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छे खासे एविडेंस देखे गए हैं। हाई इंटेंसिटी में एक चीज ध्यान रखिएगा, पेशेंट की हार्ट रेट 80 to 95% होनी चाहिए मैक्स आउट, ठीक है। बट इंटरवल रहता है तो उतना कोई मसला नहीं आएगा, और ये एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग है। ये आपका फिटनेस भी इंप्रूव करेगी और आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज है उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाएगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप पेशेंट को मसल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी कम करने के लिए, गेट स्पीड बढ़ाने के लिए और दूसरे भी न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स के लिए देख सकते हैं। क्या क्या आपको फायदा मिलेगा? रिजिडिटी कम हो जाती है इससे। rigidity of the patient will be decreased by many fold and muscle strength तो आपको पता है कि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मसल स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, आपको पता है ये बात। आप इसको भी 2 से 3 दिन करा सकते हैं पर वीक। रेपिटेशन नॉर्मल रखिएगा ताकि स्ट्रेंथ मेंटेन हो। जैसे
8 से 12 रेपिटेशन फॉर द स्ट्रेंथ होती है, 12 से ज्यादा रेपिटेशन फॉर द एंड्योरेंस होती है, 8 से कम रेपिटेशन फॉर दैट यू कैन से फॉर द पावर लिफ्टर। पावर लिफ्टर के लिए 8 से कम रेपिटेशन, कोई भी एक्सरसाइज 8 से कम रेपिटेशन करा रहे हैं, तो 8 से कम रेपिटेशन पेशेंट कब कर पाएगा? तब कर पाएगा या तो पेशेंट डिसेबल है, या तो पेशेंट अनएबल टू लिफ्ट द वेट है। मतलब अनेबिलिटी की वजह क्या हो सकती है कि वेट हो सकता है बहुत भारी हो, ठीक है, इसीलिए 8 से कम उठा पा रहा है। तो जब भी 8 से नीचे ट्रेन कराएंगे तो आप स्ट्रेंथ की कराएंगे, 8 से 12 कराएंगे तो मसल की कराएंगे, 12 से ऊपर कराएंगे तो एंड्योरेंस की कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न चलता है, ठीक है। 12 से ऊपर कराएंगे तो आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से एंड्योरेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं उसकी। तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में रेप्स जो रहेंगे आपके 8 से 12 रहेंगे। नॉर्मल 2 से 3 सेट्स आप लगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं ना। और फंक्शनल मूवमेंट इसमें आप जरूर से प्रिफर करिए, ठीक है। जैसे कि आपका ओवरहेड प्रेस हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ओवरहेड प्रेस हो गया, तो ओवरहेड प्रेस से पेशेंट अपने से कम कपड़ा पहन ले और बाकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। सिटअप्स हो गया, ठीक है, सिटअप से उठना बैठना वाला चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। सिट स्टैंड हो गया, सिट टू स्टैंड हो गया, तो इससे हाफ स्क्वाट भी हो जाएगा पेशेंट का, और पेशेंट की फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी मेंटेन रहेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हमारा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग हो गया है। अगर हम नॉन मोटर सिम्टम्स की बात करें, देखिए हमने मोटे मोटे मोटर सिम्टम्स अगर समझ रहे हैं आप, तो मोटर ही सिम्टम्स हमने कंप्लीट की हैं। हमने इसे नॉन मोटर फीचर्स पढ़े थे, तो अब हम नॉन मोटर फीचर्स की ट्रेनिंग कैसे कराएंगे ये भी समझ लें। फॉर एग्जाम्पल हम पोस्चर के लिए क्या क्या करा सकते हैं। पोस्चर के लिए आप सबसे पहली चीज, 3 चीज ध्यान रखिए। चौथी चीज ऑप्शनल है, करा सकते हैं नहीं करा सकते, डिपेंड करती है। पोस्चर के लिए आप स्पाइनल एक्सटेंशन कराएंगे, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आप स्कैपुलर रिट्रैक्शन सिखाएंगे पेशेंट को कि स्कैपुलर रिट्रैक्ट कैसे किया जाता है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन कैसे हो। आप चेस्ट रेस्पिरेशन सिखाएंगे कि फेफड़ों मतलब चेस्ट की मदद से सांस कैसे ली जाए, या चेस्ट रेस्पिरेशन से अच्छा हम कह सकते हैं कि चेस्ट एक्सपेंशन के साथ ब्रीदिंग कैसे होती है, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन के साथ ब्रीदिंग कैसे होती है। और लास्ट में हम पोस्चर के लिए टेपिंग भी कर सकते हैं। टेपिंग इज द ऑप्शनल वन, यू कांट परफॉर्म टेपिंग ऑन एवरी टाइम because the load will come into taping, the tapes, the kinesio tapes। तो जब लोड किन्सियो टेप्स में आने लगेगा तो बाकी के जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट हैं, जो मतलब जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे बोन हो गई, मसल हो गई, कार्टिलेज हो गई, तो इन पे लोड कम आएगा। तो हमको इन पे लोड ज्यादा देना है ताकि पेशेंट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े, टेपिंग की तरफ ना बढ़े। तो टेपिंग की आदत हो जाएगी तो फिर टेपिंग ही कराएगा, ठीक है। तो पोस्चर हम ऐसे ठीक करेंगे। रेस्पिरेटरी फैक्टर्स की बात हुई या रेस्पिरेटरी फीचर्स की बात हुई, तो रेस्पिरेटरी फीचर्स में आप पेशेंट को 3 चीज कराएंगे। पहला, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पायरोमेट्री और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये 3 चीज आप कराएंगे, ठीक। ये सारी चीज कराने की वजह से आपकी स्लीप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। अगर हम पेन मैनेजमेंट की बात करें फॉर द पेशेंट ऑफ पार्किंसन, सो मस्कुलोस्केलेटल पेन है अगर, तो आप सिर्फ टेंस लगा सकते हैं। ये मस्कुलोस्केलेटल पेन जो होगा, मस्कुलोस्केलेटल पेन एमपी लिख दे रहा हूं, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन जो हो रहा है पेशेंट को, ये ड्यू टू रिजिडिटी होगा। तो आप टेंस के साथ साथ पेशेंट को स्ट्रेचिंग भी करा सकते हैं ताकि रिजिडिटी का पेन कम हो जाए, आरपी कम हो जाए, ठीक है, स्ट्रेचिंग कराएंगे आप। और जो एक्सरसाइजेस बताई गई हैं वो एक्सरसाइजेस करेंगे।
तो आपका ओवरऑल जो सेंट्रल पेन होता है वो भी काफी हद तक रिड्यूस्ड हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए? अब बात करें कौन सी मोडालिटीज कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। सब एविडेंस बेस्ड है, बाकी मॉडिफाइबल चीजें बहुत सी हैं जो एविडेंस बेस्ड नहीं ना, आपने लगाया तुरंत ठीक हो गया उस टाइम, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं ना, तभी कोई रिसर्च भी नहीं है उसके ऊपर। सबसे पहले हमारे पास रैस है। रैस हमने ऑडिटरी में पढ़ा था, दैट इज रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन। रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन। रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन का आपका सबसे बेहतरीन स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो पाया गया है वो थॉट ऑट एल ने दिया है। थॉट ऑट एल ने दिया है, जो कि कैडेंस को इंप्रूव करेगा और गेट फ्रीजिंग में काम आएगा। किसमें काम आएगा? गेट और फ्रीजिंग में। फ्रीजिंग गेट में और नॉर्मल गेट में भी काम आएगा, बिकॉज इट इंक्रीज द स्ट्राइड लेंथ ऑफ द पेशेंट, इट इंक्रीज द कैडेंस ऑफ द कैडेंस ऑफ द पेशेंट, ओके, और स्पीड बढ़ाने में भी मदद करेगा। सेकंड, हमारे पास टेंस है। टेंस में बहुत लो एविडेंस देखे गए हैं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये देखा गया है, जो कि यूज होगा आपके रिजिडिटी पेन के लिए, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी आप 80 से 100 हर्ट्ज रख सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? बहुत लिमिटेड रिसर्च है टेंस के ऊपर। वही मैं कहता हूँ ना, फिजियोथेरेपी के ऊपर इतनी लिमिटेड रिसर्चें हुई हैं, इतनी लिमिटेड रिसर्च हुई है कि अगर कोई पढ़ा लिखा पेशेंट आ जाए, जेन्युइन पढ़ा लिखा पेशेंट या पढ़ा लिखा डॉक्टर आ जाए, तो आप उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते। सच्ची बात यह है कि आप उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी एविडेंस मांगेगा। एविडेंस इतने लेस है और नेग्लिजिबल है और फालतू के एविडेंस प्रेजेंट हैं कि आप उसको जस्टिफाइबल ही नहीं कर सकते कि आप टेंस क्यों लगा रहे हो, आप एमएस क्यों लगा रहे हो। आप चलिए, एमएस का तो बहुत है, एमएस का तो बहुत एविडेंस है, पर टेंस हो गया, आपका एसडब्ल्यूडी हो गया, आपका ट्रैक्शन हो गया, ये सब फालतू की चीजें भरी हुई हैं, इंस्टेंट रिलीफ की चीजें हैं। तुरंत लगाया, पेन ब्लॉक कर दिया, पेन गेट थ्योरी से मामला खत्म, सिंपल सॉर्टेड ओवर, ठीक। कोई बड़ा एविडेंस नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट, आप ट्रेडमिल विथ वीआर करा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा फिजियोथेरेपी सेटअप है, या आप जहां भी प्रैक्टिस करते हैं वहां अच्छा फिजियोथेरेपी सेटअप है। तो वीआर विथ ट्रेडमिल की बहुत ढेर सारी रिसर्चेज आ रही हैं। ये आपका मेनली बैलेंस, रिजिडिटी और फटीग पे काम करेगा। बात समझ गए? अगर इसकी बात करें तो बेसिकली द वीआर ट्रेडमिल ट्रेन्स बैलेंस, रिजिडिटी एंड पोस्चर, नॉट फटीग ऑन, ओके। तो वीआर ट्रेडमिल इज द मोस्ट इमर्जिंग वन। तो ये ओवरऑल गेट, बैलेंस और रिजिडिटी पे काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोथेरेपी है। हाइड्रोथेरेपी जो है आपका सेम यही बैलेंस, रिजिडिटी अलॉन्ग विथ फटीग पे काम करेगा। फटीग इसलिए नहीं करेगा, फटीग होने नहीं देगा, इन द सेंस फटीग होने नहीं देगा। सेम वही बैलेंस, रिजिडिटी पे काम करेगा, बट फटीग होने नहीं देगा।
इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हमने कुछ चीजें समझी, हमने स्टेजेस समझे, हमने फीचर्स समझे, हमने मोटर फीचर समझे, हमने नॉन मोटर फीचर समझे, उनके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट समझे। ठीक। तो ओवरऑल द पार्किंसन डिजीज इज ओवर। ठीक है, पार्किंसन डिजीज यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट अगर हम पार्किंसन के साथ कुछ सिंड्रोम्स की बात करें तो ये देखा गया है कि पार्किंसन जब कोई डिजीज ये सिंड्रोम के साथ मिल जाता है, ये हमारा पार्किंसन ऑल ओवर खत्म हो गया है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। बट हम लोग थोड़ा सा कुछ सिंड्रोम के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा पीएसपी हो गया। कुछ ही सिंड्रोम है, 5 से 10 मिनट और लगेगा, ऊपर ऊपर से समझ लेंगे। पीएसपी इज द प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। इसमें पेशेंट को होगा क्या, वर्टिकली सीधा सीधा देखने की, ऊपर या नीचे। पहले नीचे देखने की आदत हो जाएगी तो गेस की एक मसला हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल गेस कह सकते हैं। पहले नीचे देखना शुरू करेगा, बाद में ऊपर भी देखना है, सामने देखना शुरू कर देगा। पेशेंट में एक्सियल रिजिडिटी देखेगी। एक्सियल का मतलब बीच में रिजिडिटी देखने को मिलेगी। फॉल देखने को मिलेगा, फॉल आगे की तरफ नहीं रहेगा, फॉल हमेशा बैकवर्ड रहेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। और इसमें कोई दवा अगर दी जाए, जैसे कि सबसे रिसर्च दवा लेवोडोपा अगर दी जाती है, तो इसका रिस्पांस बहुत पुअर होता है। ठीक है, तो ये रिस्पांस पुअर होने की वजह ये है कि जो आपका ब्रेन होता है, जब ब्रेन का एमआरआई होता है तो मिड ब्रेन की एट्रॉफी देखने को मिलती है। मिड ब्रेन की एट्रॉफी को हमिंग बर्ड साइन भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए? हमिंग बर्ड साइन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास MSA है, विच इज द मल्टीपल सिस्टम एट्रॉफी। इसमें आपका पेशेंट जो होगा मल्टीपल सिस्टम एट्रॉफी में सीवियर एट्रॉफिक या ऑटोनॉमिक फेलियर देखने को मिलेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फेलियर देखने को मिलेगा सीवियर लेवल पे। स्टार्टिंग में पेशेंट में सीवियर ऑटोनॉमिक फेलियर देखने को मिलेगा। पेशेंट में 3 चीजें और देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विथ, मतलब इन टोटल 3 3 मोटी मोटी चीजें: सीवियर ऑटोनॉमिक फेलियर, सेरिबेलर अटैक्सिया, और कोल्ड या डस्की हैंड। कोल्ड डस्की हैंड्स के साथ साथ सेरिबेलर एटैक्सिया। ठीक है, दैट इज मल्टीपल सिस्टम एट्रॉफी। एमआरआई जब भी कराएंगे तो पॉन्स में आपको एक चीज दिखेगी जिसे कहते हैं क्रॉस बर्न साइन। एमआरआई में क्रॉस बर्न साइंस। क्रॉस बर्न मतलब बर्न होती है, ठीक है, तो इसी को क्रॉस बर्न साइन कहा गया है। इसका वही है कि आपका न्यूरॉन नहीं अफेक्टेड होता, जो अल्फा सिन न्यूक्लियन होता है उसकी पैथोलॉजी में होता है, उसमें ऑलिगोडेंड्राइट्स बनने लगते हैं। डेंड्राइट्स नहीं, डेंड्रोसाइट्स बनने लगता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, ऑलिगोडेंड्राइट्स दूसरे में बनते हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बनने लगेंगे इन द अल्फा सिन न्यूक्लियाइन, द अल्फा सिन न्यूक्लियाइन। हमने अभी पार्किंसन ही में शायद डिस्कस किया अल्फा सिन न्यूक्लियाइन को। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है
डिप है, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ड्रग के वजह से होने वाला पार्किंसन। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे ब्लॉक कर देंगी D2 रिसेप्टर को, D2 को क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगे। इस ब्लॉकिंग की वजह से फंक्शनल डोपामीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, फंक्शनल डोपामीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, दैट इज द ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। कौन कौन से ड्रग इनमें आ सकते हैं? बेसिक मोटे मोटे से अगर हम क्लासेस की बात समझें, नाम तो बहुत से हैं, तो आप पहला ड्रग कह सकते हैं एंटी साइकोटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ये मोटी मोटी दो कैटेगरी है जो पेशेंट्स को पता नहीं स्पेलिंग का क्या हो गया, समझ में नहीं आता, सही आती है स्पेलिंग गलत कर देंगे, आधी छोड़ देंगे, आखिरी में ई छोड़ देंगे, आर छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ छूट जाता है। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन एंड द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से होगी, या तो कुछ कुछ पेशेंट में लिथियम की वजह से भी होती है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री क्लासेस ऑफ ड्रग्स कॉजिंग द ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन पेशेंट। इनका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, आपने ड्रग बंद कर दिया, ट्रीटमेंट हो गया, बात हो गई खत्म। ठीक, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है इसमें। ठीक, ट्रेमर्स बहुत हल्के आते हैं, जैसे यूनिलैटरल और बायलैटरल में स्टेज 2 तक बायलैटरल में पहुंचा जा रहा था हमारा पार्किंसन, वो स्टेज 2 में बायलैटरल पहुंच ही नहीं पाएगा इन द सेंस स्टेज 1 ही से यूनिलैटरल नहीं रहेगा, सिमेट्री में रहेगा, क्योंकि आप ड्रग के वजह से आपका पार्किंसन इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ D2 रिसेप्टर इन द स्ट्राइटियम। इतनी सी बात समझ में आ गई। और किस वजह से हो सकता है? तो हमारे पास VP है, दैट इज वैस्कुलर पार्किंसन। वैस्कुलर पार्किंसन जब होगा, जब पेशेंट में बहुत ढेर सारे छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स पड़ने लगे, कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया में, BG, दैट इज basal ganglia. Multiple small infarcts in the basal ganglia is the main reason of the vascular Parkinson. ठीक, तो इसी के वजह से आपका जो सर्किट है बेसल गैंग्लिया का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट में पार्किंसन देखने को मिलेगा। MRI में पेशेंट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? व्हाइट मैटर चेंजेस कैसे प्रिवेंट होते हैं? एरोबिक एक्सरसाइज से। ठीक, व्हाइट मैटर चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब बेसल गैंग्लिया है तो बेसल गैंग्लिया के साथ साथ व्हाइट मैटर में भी इन्फार्क्ट आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। पेशेंट में ये देखेंगे जब भी वैस्कुलर पार्किंसन होगा ड्यू टू द इन्फार्क्ट, तो लीवर डोपा का असर बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर डोपा का असर बहुत कम हो जाएगा, लीवर डोपा रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझिए कि पेशेंट जो है इसका ट्रीटमेंट ये इन्फार्क्ट को प्रिवेंट करके ही आ सकता है, और किसी तरीके से नहीं आ सकता है, क्योंकि लीवर डोपा का रिस्पॉन्स बहुत फ्लक्चुएटिंग रिस्पॉन्स हो जाता है, बहुत इम्बैलेंस, बहुत तरीके का, मतलब फ्लक्चुएटिंग ही, हाँ फ्लक्चुएटिंग ही कह सकते हैं कि लीवर डोपा बहुत फ्लक्चुएटिंग, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपके जो व्हाइट मैटर में चेंजेस हुए हैं ये ड्यू टू द इन्फार्क्ट हुए हैं। ठीक है, और जब तक इन्फार्क्ट सही नहीं हो जाएगा, जब तक ये मसला ठीक नहीं होगा। सो ये हमने अभी तक हमारे मोटे मोटे 4 तरीके के सिंड्रोम के साथ पढ़ लिया। द PSP, द प्रोग्रेसिव सब न्यूक्लियस सुप्रा न्यूक्लियस पाल्सी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन एंड VP वस्कुलर पार्किंसन। हमने ये मोटी मोटी चीजें समझ ली
कि ये सिंड्रोम के साथ पार्किंसन अगर दिखेगा तो कैसे चीजें होंगी। इसमें हम डाल देते हैं सिंड्रोम्स, कि अगर इन सिंड्रोम के साथ आपको पार्किंसन दिखेगा तो कैसा रिस्पॉन्स होगा। जैसे पीएसपी में लीवोडोपा बहुत पुअर रिस्पॉन्स है, वैस्कुलर पार्किंसन में लीवोडोपा बहुत पुअर रिस्पॉन्स। क्यों पुअर रिस्पॉन्स है? क्योंकि आपका जो मिड ब्रेन है उसी में एट्रोफी हो गई है, तो लीवोडोपा का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जो है पुअर हो जाएगा। ठीक है, ये पुअर होने की मेन वजह यही है कि मिड ब्रेन में एट्रोफी हो जाएगी। जब मिड ब्रेन की एट्रोफी देखी जाएगी एमआरआई में देखा जाएगा कि भाई हमिंग बर्ड साइन दिख रहा है हमको, तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये जो हुआ है हमारा प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी है। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फेलियर हो जाएगा, हैंड बहुत ठंडे और बहुत डस्की हैंड हो जाएंगे, सूख जाएंगे हाथ। ठीक है, पेशेंट आपके पास सेरिब्रल एटैक्सिया के सिम्टम दिखाएगा, और जब भी पेशेंट का एमआरआई करा जाएगा तो उसमें क्रॉसबर्न साइंस आपको दिख जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। और ये बेसिकली होता किसकी वजह से है, हमारा अल्फा सिन न्यूक्लियाई। ठीक है, अल्फा सिन न्यूक्लियाई था ना, अल्फा सिन न्यूक्लियाई एएसएन की वजह से ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स हो जाती है, नॉट डेंड्राइट्स बट ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स। तो हमने ऑलिगोमर जितने कंपाउंड थे उनको पढ़ा ही था कि ऑलिगोमर जो होते हैं न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं। तो इसी के वजह से मेन आपका अल्फा सिन न्यूक्लियाई जो है उसमें मसला आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, तो बेसिक पैथोलॉजी यही है एमएसए की। ड्रग इंड्यूस की बात करें तो कुछ ड्रग जैसे कि एंटीसाइकोटिक, लिथियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये आपके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। और जो भी फंक्शनल आपका फंक्शन के लिए प्रोड्यूस हो रही थी डोपामीन नॉर्मल डे टू डे फंक्शन के लिए, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको पेशेंट पार्किंसन वाला दिखने लगेगा। वेस्कुलर की बात करें तो अगर इस बहुत छोटे छोटे इंफार्क्ट पड़ जाते हैं बेसल गैंग्लिया या व्हाइट मैटर में, तो व्हाइट मैटर में चेंजेस आ जाते हैं। इसी चेंजेस की वजह से क्या होता है, लीवोडोपा का लेवल बहुत ज्यादा मतलब डोपामीन का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है, और जब पेशेंट को लीवोडोपा दिया जाता है तो वो लीवोडोपा बहुत पुअरली रिस्पॉन्स करती है। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सिंपल सॉर्टेड सी बात थी। एक दो सिंड्रोम और हैं, बट आपको उतना ही पढ़िए जितना नेसेसरी है। ये सब पढ़ने से अच्छा फायदा है, ऐसा नहीं ना फायदा नहीं ना, फायदा है। जब आप फाइल खोल के पलटेंगे अस्पताल में, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, जब पलटेंगे तो आपको बहुत सी चीजें देखने को मिल सकती हैं। मुझे अभी 15 दिन पहले तक एमएसए देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना कि कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मिलती हैं चीजें देखने को। ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आप ऐसे ही पागल टाइप के रह जाएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्किंसन का टॉपिक जो था वो खत्म हो गया है। हमने हर तरीके के मैनेजमेंट पढ़ ली है, हर तरीके, इवन सर्जिकल, मेडिकल, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में भी जो मोटर के लिए क्या मैनेजमेंट है, नॉन मोटर फीचर के लिए क्या मैनेजमेंट है, हमारे गोल क्या होंगे, हमारी स्टेजिंग क्या होगी, हम असेसमेंट पेशेंट का कैसे लेंगे, पार्किंसन में होता क्या है, मेन चीजें दिक्कत कर कहाँ पे रही हैं, पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे। पूरा मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं। ठीक है, हम पैथोलॉजी समझ चुके हैं, हम सिन न्यूक्लियन अल्फा सिन सब, मतलब ओवरऑल चीजें कवर हो गई हैं पार्किंसंस की। हो सकता है कुछ चीजें लेफ्ट आउट हों, बट बहुत कम ही चीजें, एक दो चीजें, तीन चीजें हो सकती है लेफ्ट आउट हो, बाकी सब इसी में कवर अप हो गया। हमने बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर से शुरू किया था और हमने सिंड्रोम पे खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो तो अब खत्म हो गई है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्टोनिया स्टार्ट करेंगे, दैट इज द लॉस ऑफ टोन। ठीक है, लॉस ऑफ टोन को डिस्टोनिया कहते हैं। कुछ बीमारी समझेंगे, कुछ चीजें समझेंगे। ठीक, और ये समझेंगे कि
डिस्टोनिया होता क्यों है और इसकी मेन वजह देखी क्यों जाती है। ठीक है।